गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कल हम डिस्कस किए थे, कल हमने जो जाना था वो लोग जनजाति व्यक्तित्व के बारे में जाना था, कुछ जनजाति के बारे में जाने थे, क्या क्या जनजाति थी। तो हमारे कुछ अभ्यर्थियों को कुछ प्रश्न थे कि जनजाति, जाति और उपजाति में क्या अंतर होते हैं। तो मैं आपको मुख्य रूप से अंतर समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जाति, जनजाति और उपजाति में क्या क्या अंतर होता है। पहली जो जाति होती है ये मनुष्य के जन्म के साथ ही जो होती है वो जाति हो जाती है, जन्म के साथ। तो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो जन्म के साथ। जब व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लेता है तो वो जब जन्म लेता है कहीं ना कहीं जो जन्म आधारित होती है जाति, और इसके जो सदस्य होते हैं उसी जाति में होते हैं, जो सदस्य होंगे उसी जाति में होंगे, उसी जाति में होंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति जाति में जन्म लेगा किसी भी जाति में, उसमें एक नियम और कानून होते हैं, नियम और कानून कायदे होते हैं, मतलब उसकी एक अपनी कि वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं वो नियम में बंधे होता है। नियम पता है क्या होते हैं। नियम वे होते हैं जो व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। सशक्त का मतलब पता है ना, या नहीं पता। सशक्त का मतलब सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो मजबूत बनाते हैं, अगर बहुत ज्यादा ना जाए तो नियम जो है, नियम कानून का नियम जो है कायदे होते हैं उसमें बंधा रहता है। जो जाति में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो नियम और कायदे में बने रहते हैं। नियम कायदे में बंधे रहते हैं। जो जाति में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो नियम कायदे में बने रहते हैं। आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसूलों, अपने उसूलों का पता चलता है। उसूल पता है, उसूल क्या होते हैं। अपने खुद के नियम जो होते हैं वो उसूल होते हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं। और कोई बता सकता है कि उसूल क्या होते हैं। उसूल का सामान्य अर्थ बोले तो उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है नियम और दूसरा होता है सिद्धांत। अगर हम बात करें सिद्धांत और नियमों की तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन किसकी परिभाषा में कहाँ पर अलग अलग होते हैं। अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हिंदी में इसके सामान्य अर्थ जो उसूल का होता है वो दो होता है। एक होता है नियम और दूसरा होता है सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति का नियम होता है, एक सिद्धांत भी होता है। नियम वे होते हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या बनाते हैं, कि नियम बनाते हैं कि हाँ मैं प्रतिदिन सुबह उठूंगा, पूजा करूंगा, या प्रतिदिन मैं 6 से 8 बजे तक अध्ययन अध्यापन करूंगा। ये हमारे एक नियम होते हैं। ठीक, सिद्धांत भी होते हैं इसी तरीके से। तो ये जितने चारों जो हैं, चारों जो बातें जिस भी व्यक्ति पर लागू हो जाएंगी तो वो एक जाति कहलाएंगी। मतलब जाति जो है वो व्यक्ति को जन्म के साथ मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो सदस्य होंगे जो इसमें तो वो उसी जाति में होंगे। साथ ही साथ इसमें जो व्यक्ति होगा वो नियम और कायदे में बना रहेगा। नियम अर्थात वे जो व्यक्ति को सशक्त बनाते वे होते हैं नियम। चौथा होगा उसूलों में बना रहेगा। उसूल में मतलब व्यक्ति की जो खुद के नियम होंगे जो स्वयं वो बनाएगा उसमें वो बना रहेगा। मतलब कैसी भी स्थिति आ जाए उस नियम से वो अलग नहीं होगा, या उस नियम का पालन करते ही रहेगा, उस नियम से हटेगा नहीं। इतना समझ पाए। क्या बोले। आ, जन्म जैसे कि देखिए, उदाहरण के अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, एक कोई जीव है, उनका जो संतान है वो उसी जाति के होंगे, इस तरीके से कह सकते हैं। सदस्य हुए, अगर मानव में बात करें तो मानव में सदस्य कहलाएंगे, जीव में तो कहा समझ सकते हैं आप। जैसे बाघ की जो जन्म लेते हैं उनको क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। ठीक उसी तरह वो पढ़ते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसी जाति से होंगे। समझ पाए। परिवार के, बिल्कुल। हाँ, जाति। अब आती है उपजाति। उपजाति भी मैं यहीं पर बता देता हूँ कि उपजाति क्या होती है। उपजाति कोई बता सकता है। बताए। हाँ, जातियों के अंतर्गत वर्गीकरण ये कहलाएगा उपजातियां। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, विभाजन। अगर हम कहा जाए, अगर हम कहें तो विभाजन समझता है ना, विभाजन मतलब बंटवारा। अगर मैं मानव परिप्रेक्ष्य की बात करूं या फिर विद्यार्थी परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो अक्सर ये होता है जब भी हम घर में भाई बहन 2-3 लोग रहते हैं और कुछ भी चीज खाने का आता है तो उसमें विभाजन होता है, मतलब बंटवारा होता है। ठीक उसी तरीके से, हाँ बराबर है, ठीक उसी तरीके से जो जाति है, जाति का जो वर्गीकरण होगा वो उपजाति कहलाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जातियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब बंटवारा, अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो बंटवारा होता है। उपजाति बंटवारा क्यों किया जाता है, देखिए।
सभी लोगों में एक ही प्रकार के गुण नहीं होते हैं। निश्चित रूप से जो गुण है, अगर माता पिता के वो बोलते हैं कि जीवों की जो है वो आनुवंशिकता अब जाती है, आनुवंशिकता उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेम तो समान गुण नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं उनके जो संतान होंगे उसमें एक तो गुण विशिष्ट भी हो सकता है कुछ नया, या फिर थोड़ा कम हो सकता है। समान हो सकते हैं कि कभी भी किसी भी स्तर पर नहीं नहीं, अलग उपजाति में वैसा नहीं बांटा जा सकता। उपजाति में मतलब उपजाति का मतलब ये होगा कि आप उसी की संतान तो नहीं किए, लेकिन आपके लक्षण थोड़े अलग हैं। अगर ये कहा जाए तो उसको उपजाति में विभक्त किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उपजाति में विभक्त किया जा सकते। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि उपजाति जो है वो उपनाम भी हो सकती है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि उपनाम होगा वो उपजाति होगी। हाँ, लेकिन कुछ उपजाति उपनाम हो सकती है, लेकिन प्रत्येक उपनाम उपजाति नहीं हो सकती। समझ पाए? ये समझ पाए? उपजाति। अब कौन सी बची है? जनजाति। जनजाति का अर्थ ये होता है, सामान्य अर्थ, ये जंगलों या पहाड़ों पर जो जाति निवास करती है वो कहलाती है जनजाति। जंगलों या पहाड़ों पर। इसके अतिरिक्त इनकी एक अलग संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं होती है। क्या होती है इनकी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं? रीति रिवाज और एक होती है परंपराएं। एक नाम बहुत आता है, अधिकतर आपने सुने होंगे, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। अगर ये तीनों तीनों बातें अगर किसी व्यक्तित्व में नहीं, अगर किसी व्यक्ति में नहीं, तो व्यक्ति जो है वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। व्यक्तित्व पता है क्या होता है? क्या होता है? पर्स, अ, ये व्यक्तित्व होता है। चलिए, अगर मैं संक्षेप में बताऊं, जो मैं परिभाषा बताऊं, इसके लिए कुछ भी व्यक्तित्व नहीं होता। एक व्यक्तित्व में होता है ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का सम्मिश्रण होता है, समग्र रूप होता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी हो ही नहीं सकता। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों जिस भी व्यक्ति में रहता है तो निश्चित रूप से एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। संस्कृति मैंने आपको अनेकों बार बताया, किसी समाज, क्षेत्र अथवा विशिष्ट जनजातीय क्षेत्र में व्याप्त विशिष्ट दीर्घकालीन परंपराएं। दीर्घकालीन परंपराएं वे परंपराएं होती हैं जो लंबे समय से चली आ रही है। लंबे समय का मतलब ये नहीं कि एक महीना दो महीना, मतलब वर्षों से चली आ रही है। जिसके अंतर्गत विचार, विश्वास, रहन सहन, खान पान, स्थापत्य आदि समग्र रूप से सम्मिलित होती है। तो एक संस्कृति, रीति रिवाज। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, व्यक्तित्व और आदर्श व्यक्तित्व दोनों में अलग होता है। आदर्श हम क्यों लगाते हैं किसी भी चीज में? एक व्यक्तित्व लेकिन आदर्शवान होता ही है, क्योंकि एक व्यक्तित्व की कुशलता होती है कि उसमें जब ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों चीज समान रूप से उसमें होंगी, तो निश्चित रूप से एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आप बात, हाँ, अब व्यक्तित्व की भी वही होती है। हाँ, अनादर्श मतलब आदर्श की अवहेलना करना। आदर्श क्या होते हैं? आपके क्या आदर्श है? हाँ हाँ, आदर्श क्या होते हैं? एक व्यक्ति के आदर्श क्या होते हैं? जीवन रूप से एक व्यक्तित्व के मूलभूत आदर्श क्या होते हैं? माता पिता का सम्मान करना, अपने से बड़ों से आप करके बात करना, या फिर सम्मान पूर्वक बातें करना। कहीं नहीं, ये हमारे आदर्श है, अगर संक्षेप में देखा जाए तो। ठीक, अगर हम इस आदर्श की अवहेलना कर रहे हैं, अपने बड़ों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों का सम्मान नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इसी से हमारा आदर्श लगता है। तो अनादर्श व्यक्ति हम कहलाएंगे। ओके। संस्कृति, रीति रिवाज क्या होते हैं पता है किसी को? पूर्वज से चलती है ये रीति से। मुझे याद है, राम जी ने बहुत अच्छी बात कही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। आप लोग सब ये ऐसा करते हैं? अभी नहीं हो पाता। बाकी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं हो पाते। हो जाएगा, प्रयास अच्छे से कीजिएगा। परंपराएं क्या होती है? कहीं ना कहीं परंपराएं क्या होती है? परंपराएं मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही हैं। जैसे कि अधिकतर मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, कुर्ते का, राजस्थान में मैंने आपको कभी बताया था कुर्ते वाली जो बात, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से झाड़ू वाली बात। तो कहीं ना कहीं ये परंपराएं हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग मान्यताएं हो सकती है। तो परंपराएं क्या, रीति रिवाज और परंपरा दोनों भिन्न है।
अगर इसमें अगर मैं बहुत जाऊंगा तो चूंकि मेरा विषय नहीं है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि रीति रिवाज और परंपराएं क्या होती है। अगर मैं इसमें बहुत अंदर तक जाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जनजाति आप समझ पाए, जंगलों या पहाड़ों पे जो निवास करेंगी वो जनजाति कहलाएंगी, और ये अपनी रीति रिवाज और परंपराएं से परिपूर्ण होती है, परिपक्व होती है। कहीं ना कहीं आधुनिक जो समाज है या फिर आधुनिक जो विकास है इससे बहुत दूर रहती है ये। मतलब आज जो हम आधुनिकता से परिचित हो रहे हैं, जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, वो इन पर विश्वास नहीं करते, वो अपनी संस्कृति से ही जुड़ी होती है और कहीं ना कहीं अपनी जो बात है उन्हीं को लगती है। हाँ, नहीं जनजाति कैसे नहीं होगी, जनजाति होगी। देखिए, ये बताइए आप, मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। ये कोई 100% एरिया है, 100% क्षेत्र है, आप ही बताइएगा मुझे कोई बात। ठीक है, ये 10% जो जनजाति है शहरों पर निवास करती है। 90% जनजाति आज भी स्थिति, उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे डाटा नहीं पता है। 90% जो जनजाति है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, पहाड़ों पर निवास करती है। तो आप ये बताएं, प्रबलता के साथ अब इनको स्थान मानेंगे या इनको स्थान देंगे? 90% को स्थान देंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो 10% है वो जनजाति नहीं है, 10% भी तो जनजाति है, लेकिन महत्व हम किनको देते हैं? 90% को देते हैं। ठीक उसी दृष्टिकोण से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझ पाए? चलिए, इतना समझ पाए ना? चलिए, और भी अगर मैं बातें करूंगा। अब आते हैं हम जनजातीय व्यक्तित्व की ओर। चूंकि मैंने व्यक्तित्व क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। जनजातीय व्यक्तित्व में आते हैं अब हम। जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्तित्व क्या होता है? किसी भी व्यक्ति में ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का जब सम्मिश्रण होता है या फिर तीनों से युक्त व्यक्ति कोई भी होता है तो एक व्यक्तित्व के रूप में आ जाता है। आदर्श और अनादर्श आप समझ पाते हैं? देखिए, आप बता देंगे कि हाँ ये आदर्शवान व्यक्तित्व है इसका या फिर नहीं है। मैंने आपको आदर्श और अनादर्श के बारे में भली भांति बता चुका है। अब जनजातीय व्यक्तित्व में बहुत सारे नाम हैं। टंट्या भील है, रानी कमलापति है, हृदय शाह है, पेमा फाते है, भूरी बाई है, बहुत सारे हैं। कबीर, कबीर भी है, यही बोला आपने? सबरी, हाँ उससे संबंधित है। मुंडा, मुंडा का पूरा नाम बिरसा मुंडा। हाँ, और भी बहुत कुछ। तो टंट्या भील पर चर्चा करें, चलिए लिखते चलिएगा। टंट्या भील, लिख लीजिएगा। टंट्या भील के संबंध में, टंट्या भील का जन्म 1840 या 1842, कुछ जगह विवादास्पद स्थिति है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ जगह 1840 दिया है, कुछ जगह 1842 दिया है। ऑप्शन कभी भी अगर पूछे जाए तो दोनों आ जाएगा। लिख लीजिएगा जन्म 1840 और ऑब्लिक में लिख लीजिएगा 1842। ऑप्शन के हिसाब से जब भी अगर परीक्षा में पूछा जाए। हाँ, देखिए एनसीईआरटी में 1842 दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारा ऑप्शन में जरूरी नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में जो होता है आता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दोनों लिखा दे रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था पूर्वी निमाड़। अब बताइए निमाड़ को मैंने पूर्वी निमाड़ क्यों लिखा है? पूर्वी निमाड़ खड़गवान को बोलते हैं। हाँ, खड़गवान और खड़वा, हाँ पूर्वी निमाड़ पक्का। खंडवा में हुआ था, हाँ खंडवा के बदुआ में हुआ था, मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया भी था। तो लिख लीजिएगा पूर्वी निमाड़ खंडवा। जो टंट्या भील है इनका जन्म 1840 या 1842 में पूर्वी निमाड़, जो कि वर्तमान में खंडवा में है, वहां पर हुआ था। इनका अन्य नाम टंडा, इनको टंडा भी बोला जाता है, कुछ जगह टंट्या बोला जाता है, कुछ जगह मामा की संज्ञा भी इनको दी गई है। जी, लिख लीजिएगा टंडा या टंट्या, या मामा की भी संज्ञा दी गई है। अब मामा की संज्ञा क्यों दी गई है ये मैंने आपको बता चुका है, बताया नहीं हूं? पढ़ा चुका हूं। हाँ ये हो सकता है। पूर्वी निमाड़ खंडवा, इनका अन्य जो नाम है वो टंडा, टंटिया, टंटिया। हाँ, खंडवा को पूर्वी निमाड़ बोलते हैं। निमाड़ क्षेत्र के अंदर कुछ कुछ जिले आते हैं निमाड़, अगर मैंने ये भी पढ़ा चुका हूँ। हाँ हाँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैंने। इतना हो गया।
इन्हें इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा भी दी गई है, ये भी मैंने आपको बताया था। संज्ञा किस चीज की दी गई है, लिख लीजिएगा, इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड। कभी भी आप जब भी किसी को संज्ञा देते हैं ना, तो कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा कीजिएगा, ऐसा। इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा, हाँ हाँ, उपाधि, संज्ञा मतलब उपाधि। उपाधि तो उपाधियों का अंत हो चुका है, लेकिन किसी ने नामकरण करना, वो इस तरीके से बोल सकते हैं। संज्ञा जो है इंडियन रॉबिन हुड की इनको दी गई थी। ये भी कभी इन्हें अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1889 में फांसी भी दे दी गई। 1889 में फांसी क्यों दी गई, 1889 में फांसी दी गई, लिख लीजिएगा, फांसी। 1889 बताए फांसी क्यों दी गई। उस समय जो सरकार, कौन सी सरकार, तत्कालीन सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार। साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना जो बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था। 1857 की जो क्रांति है उसमें भी इनका योगदान था। हाँ हाँ, ब्रिटिशर्स। तो कहीं ना कहीं ये हुआ था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था इनकी समाधि कहाँ पर है, पाताल पानी इंदौर में, लिख लीजिएगा, समाधि। समाधि क्या होती है पता है, बताए। उसको समाधि बोलते हैं। चलिए इस पर भी नहीं, बिल्कुल। इनके सम्मान में जो है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया, टंडिया भील रेलवे स्टेशन, ये भी लिख लीजिएगा। नाम बदला गया है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम। हाँ हाँ, पाताल पानी इंदौर। सब बता दूंगा मैं अभी, आगे आप पढ़िएगा, लेक्चर खत्म होने के बाद सभी चीज मैं आपको बताऊंगा हिंदी में पूरा। समाधि और जो कल और कुछ जो डाउट है वो सभी। समाधि पाताल पानी इंदौर में है। रेलवे स्टेशन का नाम पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंडिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हाँ हाँ, इंदौर में। कुछ जगह टंडिया भील रेलवे स्टेशन लिखा जाता है, कुछ जगह टंडिया मामा रेलवे स्टेशन लिखा जाता है। आपको पता है कि टंडिया भील जो है उनको मामा की संज्ञा भी दी गई है, तो आप समझ पाएंगे। इतना हो गया। अब आता है रानी कमलापति। नाम सुने हैं सभी ने। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है, बिल्कुल, कहां पर है, कहां पर है, बताए, कहां पर। बहुत डाउट में रहते हैं आप लोग, संदेह में। पक्का, चलिए पढ़ेंगे, भोपाल में ही है। रानी कमलापति का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर के सलकनपुर स्थित रियासत में हुआ था। सलकनपुर रियासत में कहा हुआ था, सीहोर के, सीहोर के सलकनपुर रियासत में। सलकनपुर रियासत, रियासत पता है, सलकनपुर रियासत में हुआ था, बिल्कुल। जन्म कहाँ हुआ है इनका, इनका जन्म हुआ है सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ है। जन्म लिख लीजिएगा। रानी कमलापति का विवाह किन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ है। निजाम शाह कहाँ के राजा थे, इतिहास में पढ़े होंगे आपने, नहीं सुने, राजा निजाम शाह। विवाह जो हुआ वो राजा निजाम शाह के साथ हुआ, निजाम शाह के साथ। ये कहाँ के राजा थे, किन्नौरगढ़ के, किन्नौरगढ़ के राजा थे। राजा निजाम शाह के साथ हुआ, जो कि किन्नौरगढ़ के राजा थे। 1702 में जो निजाम शाह है, इन्होंने कमलापति महल का निर्माण कहाँ कराया था, भोपाल में, भोपाल तालाब के किनारे कराया था कमलापति महल का निर्माण 1702 में। 1702 में कमलापति महल का,
कमलापति महल का निर्माण कहाँ कराया था? भोपाल तालाब के किनारे। भोपाल तालाब के किनारे। कमलापति महल। हाँ, 1702 में निजाम शाह के द्वारा कमलापति महल का निर्माण जो है वो भोपाल तालाब के किनारे करवाया गया था, या फिर किया गया। हाँ, भोपाल तालाब के किनारे। एक अंतिम लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का वर्ल्ड फेमस या विश्व प्रख्यात रेलवे स्टेशन कौन सा है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का प्रख्यात रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, वर्तमान नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लिख लीजिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति का जो उनका जन्म था वो सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। साथ ही साथ इनका विवाह जो था वो राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। राजा निजाम शाह कौन थे? किन्नौरगढ़ के राजा थे। इन्होंने 1702 में जो है भोपाल तालाब के किनारे कमलापति महल का निर्माण कराया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्रख्यात रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये भी लिख लीजिए आप, जो कि भोपाल में स्थित है। वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं भी, याद आ जाएगा आपको। याद कीजिए थोड़ा, बहुत अच्छा नाम है। इसके बाद आएगा पेमा फात्या। पेमा फात्या नाम सुने? पेमा फात्या का नाम किस किसने नहीं सुना है? नहीं सुने? नहीं सुने? अभी सुन लिए, चलिए। पेमा फात्या। पेमा फात्या। पेमा फात्या भील आदिवासियों का विशिष्ट प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा है। भीलों का प्रसिद्ध चित्रकला कौन सा है? पिथौरा चित्रकला। मैंने आपको कभी पढ़ाया था, पिथौरा चित्रकला भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला पेमा फात्या। अभी हम क्या पढ़ रहे? जनजाति व्यक्तित्व। जनजाति व्यक्तित्व थे पेमा फात्या। भीलों की प्रसिद्ध लोक चित्रकला। हाँ हाँ, आगे आगे। चित्रकला, बहुत अच्छा। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी चित्रकला थी? भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला थी पिथौरा चित्रकला, जो भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला भी थी। और मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्ति उसके श्रेष्ठ पिथौरा कलाकार थे। ये जो जनजातीय व्यक्तित्व थे, कौन? ये कौन थे? विशिष्ट श्रेष्ठ कलाकार थे। किसके? पिथौरा चित्रकार। ये इनको कह सकते हैं, ये जो पेमा फात्या थे ये पिथौरा चित्रकार थे, वो विशिष्ट, विशेष रूप से जो पिथौरा चित्रकला करते थे ये विशिष्ट थे। इनका संबंध मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से था। कहां से था? अलीराजपुर। किनका संबंध था अलीराजपुर से? पेमा फात्या का। इनका संबंध अलीराजपुर जिले से संबंध था। इनका पेमा फात्या जी का संबंध अलीराजपुर जिले से था। और इनका निधन कब हुआ पता है? जन्म नहीं पता, जन्म के संबंध में विशेष मत नहीं है इसलिए नहीं। लेकिन मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 2020 में, बिल्कुल अभी कुछ वर्ष पहले। 2020 में इनकी जो हुई मृत्यु हो गई। हाँ,
अब आता है भूरी बाई। भूरी बाई का नाम सुने आपने? उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था। चलिए कुछ तो याद है। इतना हो गया। कौन सी थी? तेजन भाई पंडवानी। पंडवानी गीत सुने? चलिए, भूरी बाई मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले से। जो भूरी बाई है वो मध्य प्रदेश की झाबुआ जिले से संबंधित है। साथ ही साथ यह भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था, भाषा याद रखिएगा। कौन सी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भील चित्रकला के लिए। हाँ, भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भूरी बाई, और भूरी बाई को 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में। हाँ, भील चित्रकला में एक ही चित्रकला नहीं आती, बहुत सारी चित्रकला आती है। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है आप जो बोल रहे हैं, से सम्मानित किया गया। हाँ जी, 26 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 2021 को। 26 जनवरी। अब यहाँ एक ही आगे तो मैं बताना चाहूंगा। आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? उसके पश्चात पद्म भूषण, विभूषण। चलिए मैं बता देता हूँ, है ना, कहीं ना कहीं। सबसे पहले है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और आता है अंत में पद्म श्री। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर हम बात करें तो भारत रत्न के संदर्भ में कुछ बात हमको उस दिन पता करना था। किसी ने पता किया था कि भारत रत्न एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है, परंतु इस वर्ष कितने लोगों को दिया जा रहा है? 5 वर्ष। तो इसमें बहुत सारी जो तरह तरह की बातें कही जा रही है, आप पता कीजिएगा, पढ़ सकते हैं। सबसे भारत रत्न है, उसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किसे दिया गया है एमपी में? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित भी है। वो उनका नाम भी आया था, एक बार जिक्र हुआ था उनका। आप लोग सभी थे, आप थे, आपको पता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन? उनका बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित भी थे वो। नहीं अभी नहीं, हो गया, मिल गया हमको। जानते हैं आप लोग क्या? स्वामीनाथन? नहीं। हाँ, नहीं पता। चलिए मैं बता देता हूँ, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी जी को, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है और वो विदिशा से संबंधित है। हाँ, कैलाश सत्यार्थी। हाँ जी, बिल्कुल विदिशा। अब आता है भीमा नायक। हाँ, अब आता है भीमा नायक। अब आता है भीमा नायक। दिख रहा है ना? भीमा नायक। भीमा नायक का जन्म 1840 में बड़वानी जिले के पंचमोहानी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़वानी जिले के पंचमोहानी गांव में जन्म। इनका जन्म हुआ था 1840 में बड़वानी जिले के
पंचमोहानी गांव में। लिख लीजिएगा, इनका जन्म, जो भीमा नायक है उनका जन्म हुआ था 1840 ईस्वी में बड़वानी जिले के पंचमोहानी गांव में हुआ था। साथ ही साथ 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह प्रारंभ किया था। कहां से विद्रोह प्रारंभ किया था? सेंधवा बड़वानी। जी, सेंधवा बड़वानी। विद्रोह, विद्रोह पता है क्या होता है? पता है ना? चलिए, 1857 में जो है भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह प्रारंभ किया था। साथ ही साथ भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब इन्हें विद्रोह किया तो अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, और पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दे दी गई। फांसी कहाँ दे दी गई? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कौन सी जेल है? हाँ, बिल्कुल, काली पानी। कौन सी जेल का नाम क्या है? लिख लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दे दी गई। किनको फांसी दी गई? भीमा नायक। कौन सी जेल है? याद आ रहा है कुछ? सेल्यूकस निकोटस जेल, ऐसा कहीं सुना है आपने? कहां पर है? पता करना कहां पर है। आप लिख लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर में इनको फांसी दे दी गई। अब आती है भीमा नायक के बाद खाचिया नायक। इतना हो गया? हाँ, पोर्ट ब्लेयर। कब दी गई थी फांसी? कब दी गई थी इसका डेट नहीं है, पर पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई थी। अब आता है खाचिया नायक। खाचिया नायक। खाचिया नायक का जन्म वर्ष 1830 में निवाड़ में हुआ था। कहां पर हुआ था जन्म? 1830 में निवाड़ में। इनका जन्म हुआ था 1830 में निमाड़ में। जनजाति आगे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसमें एक एक जनजाति। अभी हमने वो पूरा पूरा पढ़ गए, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, वहाँ पूरा लिखूंगा। भीमा नायक की जनजाति संबंधित है, इनकी नृत्य ये था, फिर इससे संबंधित है शॉर्ट में। खाचिया और भीमा नायक की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। जोड़ी किस किसकी थी? भीमा नायक और खाचिया नायक। जैसे वो बोलते हैं जय और वीरू की जोड़ी, अगर पिक्चरों की बात करें, ठीक उसी प्रकार खाचिया नायक और भीमा नायक जी की जोड़ी थी, जिन्होंने 1857 का विद्रोह किया। ठीक है, जोड़ी किस किसकी थी? और भीमा नायक की। भीमा नायक और खाचिया नायक की जोड़ी, वह खाचिया नायक की जोड़ी। क्या किया इन्होंने? 1857 का जो है वो विद्रोह किया। जो भीमा नायक और खाचिया नायक है, इन दोनों की जोड़ी ने जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। एक नाम आता है कर्नल आउट्रम, कभी कभी पूछा जाता है, लिख लीजिएगा, कर्नल आउट्रम। इन्होंने जो है वो खाचिया नायक को धोखे से बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी। किसने? कर्नल आउट्रम ने जो है वो खाचिया नायक को धोखे से, आउट्रम ने धोखे से खाचिया नायक को बंदी बना लिया और इनकी हत्या कर दी। धोखा क्या होता है पता है ना? क्या ये भी बताने की जरूरत है? कर्नल आउट्रम ने, पता है लेकिन बोल नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन समझा नहीं पाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। हो गया। चलिए, अब आता है रानी, अब आती है रानी दुर्गावती की ओर। कौन थी रानी दुर्गावती? रानी
दुर्गावती। आते हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। 5 अक्टूबर। हाँ, बता रहा हूँ आगे आगे। जबलपुर से रिलेटेड ऐसे हैं कि आपकी प्रख्यात विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। हाँ, म्यूजियम का भी उनके नाम पे बहुत सारा चीज है, वो भी जबलपुर में ही है। रानी दुर्गावती का जन्म, वही मैंने भी बताया, 5 अक्टूबर 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 में जन्म। बांदा क्या है पता है? बांदा क्या है? हाँ, क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा। उनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? कलिंजर के राजा राजा कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। हाँ, राजा कीर्ति सिंह। कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह के यहाँ जो हुआ था, रानी दुर्गावती जी का जन्म हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम के पीछे भी एक रहस्य है, पता है क्या? हाँ, जैसे कि रहता है ना कि प्रत्येक कोई कोई दिन जिस दिन जन्म होता है नाम उसी के आधार पर रहता है। हाँ, मेरा नाम भी कुछ ऐसा ही है, महाशिवरात्रि के दिन जन्म हुआ था मेरा। आ, कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म होने के कारण इनको रानी दुर्गावती कहा जाता था। ठीक है। दुर्गा अष्टमी क्या होती है पता है? क्या होती है? बिल्कुल, नवरात्र में 9 दिन होती है। 9 दिन होते हैं, उसी का 8वां दिन होता है, अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको जो है इनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? दलपत शाह के साथ हुआ। लिख लीजिएगा, विवाह किसके साथ हुआ? गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ। गोंड शासक। अगर हम बात करें रानी दुर्गावती की, तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में बांदा में हुआ था। बांदा जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था वो कलिंजर की राजा राजा कीर्ति सिंह के यहाँ हुआ था। साथ ही साथ इनका जो नाम है रानी दुर्गावती इसलिए रखा गया क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन थे, उसमें जो अष्टमी का दिन था उस दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए उसी के आधार पर इनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। इनका विवाह जो था वो गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। और दलपत शाह कहाँ से संबंधित थे अगर आप बता पाए तो? चलिए, इतना हो गया। जबलपुर। अब आता है झलकारी बाई। झलकारी बाई का नाम सुने आपने? सुने? आपने सुने, केवल आप लोगों ने नहीं सुने? चलिए, कोई बात नहीं। मृत्यु के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, या फिर अगर पूछा भी नहीं जाता। जो जो मेन मेन जो बातें हैं, जो जो पूछी जाती हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। अब आता है झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म झांसी के भोजला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झांसी। झांसी कहाँ पर है? पक्का उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में ही है। झांसी के भोजला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झांसी के भोजला गांव में हुआ था।
झांसी के भोजला गांव में हुआ था झलकारी बाई का जन्म, जो हुआ था वो भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई जो है रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो झलकारी बाई है वो एकदम रानी लक्ष्मीबाई के जैसे दिखती है। उनका पूरा जो फेस है वो एक जैसे दिखता था, मतलब उनको कोई पहचान नहीं पाते थे, मतलब कि वो दोनों की रानी लक्ष्मीबाई है या फिर झलकारी बाई है। हाँ, तो ये जो थी अंगरक्षिका, अंगरक्षिका पता है क्या होती है? बताए। सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड। चलिए अलग अलग नाम आप बताते चलिए। जो झलकारी बाई थी ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी जी। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? जो रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी वो थी झलकारी बाई, ये भी लिख लीजिएगा आप। झलकारी बाई की 14 फीट की प्रतिमा भोपाल में 2017 को स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई झलकारी बाई की प्रतिमा? भोपाल में। कब की गई? 2017 में। प्रतिमा 2017 में भोपाल में स्थापित की गई। भोपाल का पुराना नाम भोजपाल। ठीक है। हाँ, कुछ जगह भोजपुर भी बोलते हैं, भोजपाल, भोजपुर, पूर्व भोजपाल। इतना हो गया। अब आता है बादल बाई। क्या क्या? बादल बाई, भाई नहीं बाई। लिख लीजिएगा। अगला है हमारे पास बादल बाई। बादल बाई का जन्म टुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1844 में हुआ था। टुंगरिया, टुंगरिया 1844 में हुआ था। कहाँ पर है ये? छिंदवाड़ा में। 44, 1844। कहाँ पर हुआ था? छिंदवाड़ा में हुआ था। टोंगरिया में 1844 में छिंदवाड़ा में हुआ था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में बादल भाई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी थे। तीन तीन नाम आते हैं। एक बादल भोई, एक है बादल भोई, एक है हुल्ली भोई। बादल भोई, हाँ, एक है भीमा भोई। भोई भोई, यहाँ नहीं दिख रहा है। तीन नाम थे, बादल भोई, हुल्ली भोई और भीमा भोई। ये जो तीनों थे ये महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हाँ, फीमेल्स थी या मेल्स थी? ये बोला आप। हाँ, भाई नहीं, भोई। हाँ हाँ, उनका नाम है। नहीं, वो अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। अब उपनाम है ये तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अलग है। कभी कभी ये पूछा जाता है बादल भाई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित होना चाहिए, तो आपको बताइए, आप बता पाएंगे? हाँ, लिख लीजिएगा। छिंदवाड़ा में आपको पता है तो समझदार हो गए आप बहुत ज्यादा। लिख लीजिएगा, बादल भाई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। अब आता है गिरिधारी बाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हाँ, रिलेटेड नहीं है ये जो, हाँ, तीनों जो है वो एक ही मतलब जैसे आपसे मित्र हो सकते हैं, आपसे भाई हो सकते हैं, या बहन हो सकती है। ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं संबंधित थे, इसलिए तीनों का नाम साथ में आता है, और तीनों जो थे महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अब आती है हमारे पास गिरधारी बाई। गिरधारी बाई कौन थी? रानी अवंतीबाई से परिचित है सभी लोग। कौन थे? ये कौन थी? रानी अवंतीबाई कौन थी? जी,
सबको पता होना चाहिए, बालाघाट में रहते हैं आप, बहुत दूर संबंध नहीं है उनका। मंडला का किला देखिए किसी ने? नहीं देखे? कभी जाके देखना। चलिए, अब आता है गिरधारी बाई। ये जो गिरधारी बाई थी वो रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। किसकी थी? रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका। रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी कौन? गिरधारी बाई। अवंती बाई की अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई की अंगरक्षिका। लिख लीजिएगा। जो गिरधारी बाई थी वो रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। और ये अवंती बाई कहाँ से थी? मैंने आपको बताया था। किला जो है वो किसका बना हुआ है? रानी अवंती बाई का किला जो है वो मंडला में है। हाँ, गिरधारी बाई जो थी ये मंडला से नहीं थी, ये कहाँ से थी ये नहीं पता, लेकिन ये रानी अवंती बाई थी वो मंडला से संबंधित थी, और इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। इनकी समाधि कहाँ पर है गिरधारी बाई की? मंडला में। तो निश्चित रूप से मंडला से संबंधित होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। इनकी समाधि कहाँ पर है? मंडला में। लिख लीजिएगा समाधि। हो गया। अब आता है गुंजन सिंह कोरकू। अब आप बोलेंगे कोरकू तो एक जनजाति भी है, बोलेंगे ना कि कोरकू एक जनजाति भी है, तो लिख लीजिएगा। अब आता है गुंजन सिंह कोरकू। गुंजन सिंह कोरकू, मैं ही लिख देता हूँ। गुंजन सिंह कोरकू। गुंजन सिंह कोरकू, लिख लीजिए गुंजन सिंह कोरकू। इनका जन्म वर्ष 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैतूल की एक जगह का नाम है घोड़ा डोंगरी। कहाँ पर हुआ था? घोड़ा डोंगरी, जो कि कहाँ पर स्थित है? बैतूल। बैतूल कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? चलिए, मध्य प्रदेश में ही आता है बैतूल। जो गुंजन सिंह कोरकू जी है, उनका जन्म जो हुआ था वो बैतूल में हुआ था। बैतूल में एक स्थान का नाम है घोड़ा डोंगरी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। हाँ, ईस्वी और ईस्वी पूर्व जानते हैं ना आप सभी लोग? एसी और बीसी क्या होता है? एसी, हाँ, ईस्वी पूर्व जो है वो उल्टा चलता है। लिख लीजिएगा, गुंजन सिंह कोरकू जी का जन्म हुआ था 1930 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बैतूल में हुआ था। बैतूल में एक स्थान का नाम था, स्थान का नाम था घोड़ा डोंगरी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो गुंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। जंगल सत्याग्रह अगर हम बात करें, एक नाम आया, जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता कौन थे? गुंजन सिंह कोरकू थे। लिख लीजिएगा, जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता। नेतृत्व करता। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य का आग्रह करना सत्याग्रह, ये सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह होता है। तो जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे गुंजन सिंह कोरकू। अब जंगल क्यों लिखा गया है यहाँ? जंगल बचाने के लिए। ऐसा कुछ हो सकता है, संभवतः बता रहे हैं आप।